हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे यूनिट 2 के अध्याय 4 समतल में गति का सेकंड पार्ट। इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के, जो कि एक आने वाला है इसमें से। शुरुआत करते हैं। इससे पहले के प्रश्न हमने पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने नहीं देखा है वहाँ जाके देख सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक वाले। पहला प्रश्न पूछा या प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, और पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। प्रक्षेप्य गति की परिभाषा देनी है, जो परिभाषा हम पहले भी दे चुके हैं। परिभाषा यह है इसकी कि जब किसी वस्तु या पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाए तो वह ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करती हुई पृथ्वी पर अन्य किसी स्थान पर आकर गिर जाती है। वस्तु की इस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं, और जो हम पिंड को फेंकते हैं उसे हम प्रक्षेप्य कहते हैं। ये तो इसका उत्तर रहा। अब इसके लिए हम सूत्र स्थापित कर लेते हैं कि इसका उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या आएगा, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या आएगा, और क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए, जो प्रक्षेप्य गति होती है वो इस प्रकार से होती है कि यदि हम पृथ्वी तल के किसी बिंदु से, यानी कि हम यहाँ पर हैं, हमने यहाँ पर किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, यानी कि यहाँ से थीटा है, अन्य कोण पर प्रतिस्थापित किया जाता है या फेंका जाता है, तो यह प्रक्षेप्य जो होता है गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करता हुआ पृथ्वी के अन्य बिंदु पर आकर गिर जाता है। तो यह एक वक्र पथ बनाता हुआ नीचे गिरता है। तो इसलिए हम इसकी जो गति होती है उसको प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। हम मान लेते हैं कि यह इस पिंड को जब हमने ओ बिंदु से फेंका था तो इसका जो प्रारंभिक वेग था वो u था। गति करता हुआ पृथ्वी के अन्य बिंदु पर आके गिर गया। मान लेते हैं P बिंदु है, x अक्ष है, ये इसका y अक्ष है। हमें सबसे पहले इसमें उड्डयन काल निकालना था। उड्डयन काल होता है कि जैसे हमने वस्तु को यहाँ से ऊपर की ओर फेंका इस तरफ से, तो ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में जो समय लगता है उसको हम उड्डयन काल बोलते हैं। तो उड्डयन काल हमें t का मान निकालना है, वो निकाल लेंगे। दूसरा निकालना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का अधिकतम विस्थापन कितना देख रहा, हम मान लेते हैं कि वो s देख रहा। एक हमें ये निकालना है। और दूसरा निकालना है कि इसकी क्षैतिज परास क्या है। तो क्षैतिज परास यानी कि ओ बिंदु से लेकर P बिंदु तक की जो दूरी है इसको हम क्षैतिज परास कहेंगे। तो ये r का मान हमें यहाँ पर निकालना है। जब इस प्रकार से गति होती है तो हमें इस u को, जो प्रारंभिक वेग है, इसको दो घटकों में बांटना पड़ेगा। एक होता है क्षैतिज घटक और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। तो जो x अक्ष होता है उसके साथ जो घटक होता है उसको क्षैतिज घटक बोला जाता है, और y के साथ जो घटक बनता है उसे ऊर्ध्वाधर घटक बोला जाता है। यहाँ पर जो घटक बना यह बन गया u x बराबर u cos थीटा, और ऊपर वाला जो घटक है ये बन गया u y बराबर u sin थीटा, है ना। ये दो घटक यहाँ पर हमें प्राप्त हो गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हम निकालते हैं इसका उड्डयन काल। तो उड्डयन काल निकालने के लिए हम यहाँ पर गति का
दूसरा समीकरण यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस वस्तु को ऊपर फेंका था, ऊपर से नीचे आने में जो समय लगता है उसे हम उड्डयन काल बोलते हैं। इसलिए हमें उड्डयन काल निकालना है तो हमें इसकी ऊर्ध्वाधर गति लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ऊर्ध्वाधर गति के लिए, या ऊर्ध्वाधर गति में क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक है विस्थापन हुआ, यहाँ पे विस्थापन SY। देखिए वस्तु यहाँ से फेंकी ज़मीन से, वापस ज़मीन पर आ गई, तो यानी कि इसका मतलब है जो विस्थापन हुआ वो हुआ 0। उसके बाद त्वरण, त्वरण यानी कि AY। वस्तु फेंकी हमने ऊपर और गुरुत्वीय त्वरण G लगता है हमेशा नीचे, इसलिए होगा माइनस का G। जो समय है वो यहाँ T है, जिसको हम बाद में चल के उड्डयन काल ही बोलेंगे। ये हमें ज्ञात करना है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है क्षैतिज वाला, तो वो ये वाला है UY, ये वाला UY बराबर U साइन थीटा। अब हम यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण लगा देते हैं। गति के द्वितीय समीकरण से समीकरण है अपने पास SY बराबर, है ना, फॉर्मूला ये होता है केवल S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, है ना। और हम ये कर रहे हैं ऊर्ध्वाधर के लिए, इसलिए Y लिखना पड़ेगा हमें। SY बराबर UYT प्लस 1/2 AYT स्क्वायर। जो अपने पास वैल्यू है, यहाँ पर जो हमने पास मान हमने लिखे हैं वो यहाँ पुट कर देते हैं। SY की वैल्यू यहाँ दे है 0 बराबर UY की वैल्यू U साइन थीटा इंटू T प्लस 1/2 AY की वैल्यू माइनस G है, माइनस G लिखी, T स्क्वायर है तो यहाँ लिख लेते हैं इंटू T स्क्वायर। हल करते हैं, देखिए 0 बराबर U साइन थीटा इंटू T प्लस और माइनस 1/2 GT स्क्वायर। इसको हम पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 1/2 GT स्क्वायर बराबर, ये हो गया U साइन थीटा इंटू T। देखिए यहाँ पर इस T से ये T की घात 2 है, तो ये एक बार कैंसिल हो जाएगी, एक घात बचेगी, तो यहाँ बचा, और जो 2 है इसको भी हम उधर भेज देते हैं, तो ये बच जाएगा यहाँ पर GT बराबर 2U साइन थीटा। हमें उड्डयन काल T निकालना था, इसलिए इस G को भी उधर भेजेंगे, तो ये आ जाएगा T बराबर 2U साइन थीटा अपॉन G। बहुत सारी बुक में इस T को कैपिटल दर्शा रखा है, कैपिटल भी बता सकते हैं। हम लिख सकते हैं या करके कि उड्डयन काल T बराबर 2U साइन थीटा अपॉन G। ये इसका आंसर आ गया। अगला हम करते हैं इसमें क्षैतिज परास। दूसरा हम लिखते हैं यहाँ क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास निकालने के लिए चित्र वही है जो भी हमने बनाया था। फॉर्मूले हमने यहाँ लगभग सारे फॉर्मूले चित्र में लिख रखे हैं। देखिए क्षैतिज परास का मतलब होता है कि इस
प्रक्षेपण है, यहाँ से यहाँ तक कितना विस्थापन तय करा, उसे ही हम क्षैतिज परास बोलते हैं। तो क्षैतिज परास निकालने के लिए इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला, कि क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज परास बराबर होता है क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल। क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल। तो देखिए क्षैतिज परास को हमने r से बताया है, तो r बराबर क्षैतिज वेग, तो चित्र में जो क्षैतिज वेग है वो ये है, उसका प्रारंभिक वेग ux बराबर u cos थीटा, तो हम ये लिख देते हैं u cos थीटा, तो ये लिख दिया हमने बराबर u cos थीटा इंटू उड्डयन काल। जो भी हाल हमने उड्डयन काल का सूत्र प्राप्त किया था वो यहाँ लिखना है, तो ये है 2u sin थीटा अपॉन जी, इन दोनों का इंटू कर देते हैं, तो ये बन के देखिए r बराबर u का u में इंटू किया तो u स्क्वायर हो गया, cos थीटा 2 sin थीटा बचा है तो इसके ऊपर लिख देते हैं 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। यहाँ पर यह फॉर्मूला हो जाता है कि चूँकि 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा के फॉर्मूले में, इसलिए हम इसको चेंज करके लिख देंगे, इस पूरे वाले को चेंज कर देंगे, तो r इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये इसकी क्षैतिज परास का फॉर्मूला आ गया। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि क्षैतिज जो परास है वो महत्तम कब होता है, महत्तम क्षैतिज परास कब होती है, तो साइन का मान 90 पर सबसे अधिकतम होता है 1, तो 90 लाना है, तो यहाँ 2 पहले से लिखा हुआ है कोण में, तो हमें यहाँ 45 लिखना पड़ता है। तो हम याद रख सकते हैं कि थीटा बराबर 45 डिग्री पर जो r है ये अधिकतम होता है, कितना होता है कि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये आ जाता है u स्क्वायर अपॉन जी। अब अगला जो इसमें पूछा है वो हम करते हैं। अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई हमें प्राप्त करना है इसमें। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करना मतलब नीचे से ऊपर जाने में जिसको समय लगा, पहले हमें समय की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम पहले समय निकालते हैं। तो समय निकालने के लिए हम यहाँ लगाते हैं गति का पहला समीकरण। अब गति के प्रथम समीकरण से ये है वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, क्योंकि ये भी ऊर्ध्वाधर के लिए हम कर रहे हैं। तो ऊपर जाने पर उसका जो वेग है वो हमें लिखना है, तो ऊपर जाने पर उसका वेग 0 हो जाता है, तो 0 लिखेंगे, माइनस बराबर लगाएंगे यू वाई, वाई में उसका जो वेग था ऊर्ध्वाधर में वो था यू साइन थीटा प्लस ए वाई मतलब माइनस का जी और टी एच डी। हल कर देंगे यहाँ से, माइनस और प्लस का इंटू करेंगे तो 0 इक्वल यू साइन थीटा माइनस जी टी। इस जी टी को इधर लेके आएंगे, प्लस का बन जाएगा जी टी इक्वल यू साइन थीटा। टी की वैल्यू निकालनी थी तो ये जी इसके अपोन में चल जाएगा, तो टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर 1। अब महत्तम ऊंचाई निकालनी थी, तो हम यहाँ पर वापस से जो गति का द्वितीय समीकरण है वो यूज़ करते हैं। गति के द्वितीय समीकरण से
अभी हाल लगाया था वही सूत्र यहाँ लगेंगे। एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। जो ऊंचाई थी हमने उसको एच माना था, तो यहाँ लिखेंगे एच इक्वल यू वाई, तो यू वाई की वैल्यू थी यू साइन थीटा, टी की वैल्यू समीकरण 1 में हम निकाल चुके हैं, यहाँ लिखेंगे यू साइन थीटा अपॉन जी, प्लस है प्लस लगाएंगे 1/2 ए वाई की वैल्यू तो माइनस की जी और टी स्क्वायर यानी कि यू साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। हल करते हैं इसको, तो ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी प्लस और माइनस 1/2, यहाँ पर जी का इंटू करना है, जी एज इट इज़ है। यह हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर, यहाँ पर इस जी से ये वाला की जी एक बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस ये यहाँ बचा 1/2 इसके साथ ले लेते हैं, तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ एलसीएम लेके हम सवाल को कर लेते हैं, तो एलसीएम हम देखते हैं, तो यहाँ एलसीएम g और यहाँ 2g है, तो 2g एलसीएम आ जाएगा, 2 इसके साथ चल जाएगा, तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कर लेते हैं, तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस किया, तो यहाँ बचा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और यही इसका फॉर्मूला है। अब पूछ लिया जाता है कि h मैक्सिमम तब होता है जब साइन का मान 1 हो, तो साइन का मान 1 होने के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो h अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है मैक्सिमम? तो एच की जगह हम लिख देंगे इसका आंसर मैक्सिमम में साइन की जगह 1 लिखा, तो ये बचा हुआ है यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये मैक्सिमम होता है। अगला प्रश्न हम करने वाले हैं, देखिए क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला अधिकतम ऊंचाई, दूसरा उड्डयन काल और तीसरा क्षैतिज प्रयास। यहाँ पर एक तो थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री और एक प्रारंभिक वेग दिया हुआ है u 15 मीटर प्रति सेकंड। इन मानों को मानते हुए हम अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और क्षैतिज प्रयास ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से देखिए, यहाँ जो दिया हुआ था हमने वो लिखा, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, यू दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकंड और जी हमें पता होना चाहिए, ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पहला हम निकालते हैं अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सारी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो ये बनेगा h स्क्वायर h इक्वल टू 15 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 इंटू 9.8। इनको हल करते हैं, 15 का स्क्वायर होता है 225 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर लगाया बटा अपॉन 19.6, हमने 2 का इंटू इसमें कर दिया 9.8 में। आगे और हल करें, पॉइंट हटाया तो पॉइंट का ऊपर शून्य लग गया, तो ये बन गया 2250 अपॉन 196 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर किया, ये हो गया 1/4। दोनों का गुणा किया संख्याओं का, हमें प्राप्त हुआ 2250 अपॉन 784। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2.87 मीटर। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर है, अधिकतम ऊंचाई।
अगला हम यहाँ निकालते हैं वुडियन काल। सूत्र होता है T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। सारी वैल्यू पुट करेंगे, बनेगा 2 इंटू 15 इंटू साइन 30 डिग्री अपॉन 9.8। हल करेंगे, 2 इंटू 15 इंटू साइन 30 का मान 1/2 अपॉन 9.8। यहाँ पर 2 से 2 कट गया है, दशमलव हटाएंगे, एक शून्य ऊपर लगाएंगे तो ये बन गया 150। 2 से 2 कट गया, दशमलव की शून्य ऊपर लगाएंगे, ये बन गया 150 अपॉन 98। इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा डिवाइड करने के बाद 1.53 सेकंड आवर्तकाल वुडन काल यहाँ पे हमें मिल चुका है। अगला क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास का फॉर्मूला होता है R = u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। सारे मान लिखेंगे, 15 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 अपॉन 9.8। हल करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 इंटू साइन 30 का इंटू 2 में किया तो साइन 60 डिग्री अपॉन 9.8। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पॉइंट हटाया, ऊपर शून्य लग गई तो ये बन गया 2250 अपॉन 98 इंटू साइन 60 की वैल्यू हम लिखेंगे, ये होती है √3 अपॉन 2। 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये बन गया 1125। इंटू किया तो नीचे का जो इंटू हो रहा है, हर का वो हो रहा है 98, हाँ 98, और ऊपर का जो इंटू करना है, लेकिन उससे पहले √3 को हल करना पड़ेगा। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब यहाँ पर इसमें 1125 का इंटू किया हमने तो हमें मिला 1948.50 अपॉन 98। इसको हल करेंगे डिवाइड करके तो हमें प्राप्त होगा 19.88 मीटर। तो यही इसका क्षैतिज परास है, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। पहले हम वृत्तीय गति की डेफिनेशन देखते हैं। तो ये है वृत्तीय गति की डेफिनेशन। हमने यहाँ 2 डेफिनेशन लिखी हैं, आपको जो अच्छे लगे वो आप याद कर सकते हैं। कि जब कोई कण किसी अक्ष के चारों ओर अथवा किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में नियत चाल से गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। या तो हम ये वाले याद कर सकते हैं कि जब कोई कण किसी अक्ष के चारों ओर या किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में गति करता है या नियत चाल से गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। या यह डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि वृत्तीय गति एक ऐसी गति होती है जिसमें लगने वाला बल वेग के हमेशा लंबवत रहता है। जो बल होता है इसमें, ये वेग के हमेशा लंबवत रहता है। इसको आगे अभिकेंद्री त्वरण निकालना है। तो वृत्तीय गति को हम एक बार और समझ लेते हैं डायग्राम के साथ। हमने देखा कि वृत्तीय गति होती है कि एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, तो हम यहाँ कोई बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु है ओ, इसके चारों ओर यानी कि हम r त्रिज्या का एक वृत्तीय मार्ग मान लेते हैं। तो इस निश्चित दूरी को मानते हुए यदि कोई कण इसके चारों ओर यदि दूरी बराबर बनाते हुए गति करता है तो हम इसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें जो लगने वाला बल होता है वो वेग के हमेशा लंबवत रहता है।
मान लिया जाए वस्तु इस तरफ गति कर रही है, इसका वेग v है, तो यहाँ पर हमेशा लंबवत होगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। यदि वस्तु यहाँ भी पहुँच जाती है और यहाँ पर हम इसके वेग के साथ और इसके बल के साथ एंगल निकालते हैं, कोण निकालते हैं, तो ये भी लंबवत होता है। चाहे कोई सी भी स्थिति हो, यहाँ पर बल हमेशा वेग के लंबवत ही रहेगा। तो हमने माना कि कोई कण है x, वो r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। माना हमने इस कण का जो द्रव्यमान है वो m है। तब इस कण पर वृत्ताकार जो मार्ग है इसके केंद्र की ओर एक बल लगेगा, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्री बल। तो हमने यह माना कि भाई एक कण है जिसका द्रव्यमान m है, जो r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में, जो इसकी त्रिज्या है मार्ग की वो r है, वृत्तीय गति कर रहा है। तो इस पर एक अभिकेंद्री बल लगता है। साथ ही हमने यह बताया था कि ये v वेग से गति कर रहा है, तो हम वेग भी लिख सकते हैं यहाँ, वेग बराबर v। तो अभिकेंद्री बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv² अपॉन r। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। साथ ही हमें न्यूटन के द्वितीय नियम से इस कण पर जो बल लगता है वो होता है F बराबर ma। इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि हम यहाँ पर अभिकेंद्री त्वरण ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ m न लिखते हुए हम यहाँ लिखते हैं m अल्फा। अब संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होती है। संतुलन की स्थिति में अभिकेंद्री बल बराबर एम ए के हम लिख सकते हैं कि m अल्फा इक्वल टू mv² अपॉन r। यहाँ से m से m कैंसिल हो गया है, तो जो अभिकेंद्री त्वरण हमें प्राप्त हुआ है अल्फा, वो आ गया v² अपॉन r। यही अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला होता है। बहुत सी किताबों में अभिकेंद्री त्वरण को अल्फा से बताया है। बहुत सी किताबों में इसको AC से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ गया है वो आ गया अल्फा बराबर v² अपॉन r। यहाँ पर अभिकेंद्री बल को अभिकेंद्री जो बल है इसको ऐसा भी लिखा जाता है m⍵² r। ये जो ओमेगा है इसको बोलते हैं कोणीय वेग। इसको भी m अल्फा के बराबर माना जाता है संतुलन की स्थिति में। यहाँ भी m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर अभिकेंद्री बल का जो मान आया, अभिकेंद्री त्वरण का जो मान आया वो आ गया अल्फा² r। ये भी अभिकेंद्री त्वरण का फॉर्मूला है। यही अभिकेंद्री त्वरण है। और जो भी मान आया था यह भी अभिकेंद्री त्वरण का फॉर्मूला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं।
उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है कि क्षैतिज परास बराबर होते हैं, इस कथन को सिद्ध कीजिए। हम बताना है कि जो क्षैतिज परास होता है उसका मान यदि 45 डिग्री से बराबर होता है, से बराबर से अधिक या फिर कम होता है, उनकी क्षैतिज परास बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करते हैं। देखिए, हमें बताना है कि जब हम कोण थीटा इक्वल टू 45 प्लस अल्फ़ा लें, चाहे थीटा बराबर 45 माइनस अल्फ़ा का कोण लें, हमें जो क्षैतिज परास यहाँ से मिलेगा आर, मान के चलें कि इसमें से भी हमें जो क्षैतिज परास मिला वो आर डैश मिला, ये आर और आर डैश आपस में बराबर होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, हमें पता है कि किसी भी प्रक्षेप्य को जब हम प्रक्षेपित करते हैं तो उसमें क्षैतिज परास का फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है। क्षैतिज परास आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमें प्राप्त होता है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। हम इस थीटा में एक बार 45 प्लस अल्फ़ा लिखेंगे और इस थीटा में हम एक बार 45 माइनस अल्फ़ा लिखेंगे। फिर देखते हैं कि आर और आर डैश का मान बराबर आता है या नहीं। तो हम लिखते हैं समीकरण एक में थीटा बराबर 45 प्लस अल्फ़ा रखने पर रख के देखें तो ये बनेगा अपने पास आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 45 प्लस अल्फ़ा अपॉन जी। आगे और हल करें, बनेगा आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 का इंटू अंदर होगा तो बन जाएगा 90 प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन जी। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा आर इक्वल टू यू स्क्वायर कोस 2 अल्फ़ा अपॉन जी। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब हम समीकरण 1 में थीटा बराबर 45 माइनस अल्फ़ा रखते हैं। तो समीकरण एक में थीटा बराबर 45 माइनस अल्फ़ा रखने पर तो रखते हैं तो ये बन जाता है आर डैश और ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 45 माइनस अल्फ़ा अपॉन जी। 2 का इंटू अंदर करेंगे तो बन जाएगा आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 माइनस अल्फ़ा अपॉन जी। सॉरी 2 अल्फ़ा होगा, ये भी 2 अल्फ़ा साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा। तो 90 माइनस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा है तो 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा। तो ये भी हमें प्राप्त होगा आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर कोस 2 अल्फ़ा अपॉन जी। इक्वेशन नंबर 3। हम यहाँ देखते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 इन दोनों के मान समान हैं। यहाँ पर भी यू स्क्वायर कोस 2 अल्फ़ा बटा जी आया है और यहाँ पर भी स्क्वायर कोस 2 अल्फ़ा अपॉन जी यहाँ आया है। तो हम बोल सकते हैं समीकरण 2 व 3 से आर बराबर आर डैश, यानी कि जो उनके मान आए हैं वो आपस में बराबर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास होगा वो 45 प्लस अल्फ़ा और 45 माइनस अल्फ़ा के जो क्षैतिज परास होंगे ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बराबर होंगे।
अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें। यहाँ प्रश्न दे रखा है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो यहाँ पर जो दिया है हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखिए 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, यानी कि ये क्षैतिज परास दे रखा है। तो हमने लिखा कि दिया है अधिकतम क्षैतिज परास आर मैक्सिमम, फॉर्मूला होता है इसका u²/g, मान दे रखा है 100 मीटर। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। साथ ही प्रश्न में दिया हुआ था कि कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो हमने लिखा महत्तम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है h मैक्सिमम बराबर u²/2g। इस u²/2g को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 गुणित u²/g। समीकरण नंबर 2 दे दिया। दे के सवाल में दिया हुआ था कि u²/g का जो मान है वो 100 मीटर है। तो हम समीकरण 1 से इसका मान समीकरण 2 में लिखेंगे। तो हमें प्राप्त होगा 1/2 गुणित 100। हम 100 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा h मैक्सिमम बराबर 50 मीटर। यही इसका आंसर है। इस यूनिट का लास्ट प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए प्रक्षेप कोण का मान थीटा = tan इनवर्स 4h/r होगा। यहाँ प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ सामान्य हैं। हमें प्रक्षेप कोण का मान निकालना है कि वो थीटा = tan इनवर्स 4h/r होता है। तो देखिए इसको हम करते हैं। तो इसको करने के लिए हमें पता है, हम लिख सकते हैं यहाँ, हम जानते हैं कि यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि प्रक्षेप की जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो होता है h = u² sin² θ/2g। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तथा हमने पढ़ा है कि जो क्षैतिज परास होता है प्रक्षेप का, वो होता है r = u² sin2θ/g। इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दिया। चूँकि हमें जो ज्ञात करना था, जो बताना था, उसमें ये क्षैतिज परास h दे रखा है, स्मॉल दे रखा है। तो हम यहाँ स्मॉल का यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए क्षैतिज परास स्मॉल ले लेते हैं। ऊंचाई हमें स्मॉल में लेनी है यहाँ। अब हम यहाँ ये करते हैं कि हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर लेते हैं। समीकरण 1 डिवाइड समीकरण 2 से। देखिए दोनों को डिवाइड करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं हम h/r = u² sin² θ/2g डिवाइड u² sin2θ/g। h/r है तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे h/r। डिवाइड की वजह से पीछे की जो संख्या है वो उलट गुणित हो जाएगी। तो ये संख्या हो जाएगी u² sin² θ/2g इंटू g/u² sin2θ। u² से u² कट गया, g से g कट गया। जो बचा है वो हम लिखें, ये बचा हुआ है h/r = sin² θ/2 sin2θ। हमने देखा था पहले कि जो sin2θ होता है इसका मान होता है 2
साइन थीटा और कोस थीटा। तो हम इसकी जगह ये वाला मान लिख देते हैं। तो बन जाएगा H/R इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ साइन है और ऊपर भी साइन है, तो इस साइन से ये साइन एक बार कट गया, ऊपर केवल एक बार साइन बच गया। तो यहाँ हुआ ये H/R इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया, बन गया 4 और कोस थीटा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये होता है टेन थीटा। तो हम इसकी जगह लिख देंगे टेन थीटा। तो हो जाएगा H/R बराबर 1/4 टेन थीटा। हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो हम इसका 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, है ना। 1/4 है, उधर गया जाएगा तो 4/1 होगा, तो हम 4 का एक में H में गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4H/R इक्वल टू टेन थीटा। या हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 4H/R। हमें केवल थीटा का मान निकालना था, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 10 उधर गया, बन गया 10 इनवर्स 4H/R। देखिए जो सिद्ध करना था वो हम प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।